हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोर्ड और नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप आगे भी क्लासेस में जब जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को टॉपिक से जेनेटिक मटेरियल के नाम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो सब्सटेंस आपके जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसी को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। मतलब समझ ही रहे हैं, जेनेटिक मतलब जीन, मटेरियल मतलब पदार्थ। जो मटेरियल और जो सब्सटेंस कि एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? द मटेरियल which store information and responsible for the inheritance of character from one generation to another generation is known as the genetic material. The material which contain information and responsible for the inheritance of character कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि आप हैं, आप आगे चल के आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आपकी जो कैरेक्टर को मटेरियल पहुंचाएगा उसी को जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। तो ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वह डीएनए होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, जो हमारे वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। यह एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि हमारा जो कोरोना वायरस हो गया, अभी एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, वो आरएनए वायरस होता है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? जो मटेरियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपके अंदर कैरेक्टर है, आपके कैरेक्टर को आपके आने वाली जनरेशन में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करता है, उसी को बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका खोज फ्रेडरिक मिस्कर ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में। वे वे एक स्विस के बायोकेमिस्ट थे। स्विस बायोकेमिस्ट थे। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले खोज फ्रेडरिक मिस्कर ने किया था। और उस फ्रेडरिक मिस्कर कौन थे? एक स्विस बायोकेमिस्ट थे। इसके एसिडिक नेचर पे, न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक नेचर पे उन्होंने उसको न्यूक्लाइन बोला था। न्यूक्लाइन। अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हमारा क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जिस न्यूक्लिक एसिड में हमारा राइबोज पाया जाता है उसको आरएनए बोलते हैं, जिस न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है उसे डीएनए बोलते हैं। यहाँ डीऑक्सी राइबोज क्या है? शुगर है। राइबोज क्या है? शुगर है। अभी हम डीएनए का पूरा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस कंपोनेंट का बना हुआ है। तो चलिए उसी पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है और यह धागा दो होता है। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब दो थ्रेड और इनमें दो थ्रेड पाए जाते हैं, एक ऐसा थ्रेड हो गया, एक ऐसा थ्रेड हो गया। तो डीएनए क्या होता है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है।
और इनमें जो धागा होता है 2 होता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें एक ही धागा पाया जाता है। ये धागा किसका मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड चेन का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वो आरएनए में होता है। कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे डीएनए बोलते हैं। उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, मतलब डीएनए किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। डीएनए हमारा जो होता है, डीएनए जो उससे पहले एक चीज़ और बता दें, ये जो डीएनए होता है इसमें देखिए 2 धागे नुमा स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और आरएनए में केवल 1 धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें 2 धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डीएनए को हम लोग डबल स्ट्रैंड भी बोलते हैं। डीएनए को डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कंपोनेंट क्या है? जैसे ऊपर हमने बताया डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीज़ से मिलके बना होता है। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फास्फोरिक एसिड। अब जो शुगर जो होता है, इस डी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में शुगर पाया जाता है, डीएनए में शुगर पाया जाता है, वह 5 कार्बन का शुगर पाया जाता है। मतलब इसमें 5 कार्बन रहते हैं। 5 कार्बन का शुगर 5 कार्बन का शुगर पाया जाता है। और 2 प्रकार के शुगर पाए जाते हैं, एक राइबोज शुगर होता है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर में इसका नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं, इसका नंबरिंग भी इधर से करते हैं। ये जो है ये ऑक्सीजन एटम होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो दूसरा कार्बन आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल एब्सेंट है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, केवल हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस बोल रहे हैं। इसमें OH प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको हम लोग राइबोस बोल रहे हैं। तो शुगर क्या हो गया, 5 कार्बन का शुगर पाया जाता है। शुगर 2 होते हैं, एक राइबोस शुगर होता है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ये राइबोस शुगर जो होता है आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है डीएनए में पाया जाता है। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं कुछ शुगर के बारे में थोड़ा सा। शुगर में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन पाया जाएगा। एल्डिहाइड मतलब CHO फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ArCOR हो सकता है। तो जिस शुगर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसके एल्डोज शुगर बोलते हैं। जिस शुगर में हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसके कीटोज शुगर बोलते हैं। और शुगर की दो रिंग, जब शुगर अगर जो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाता है तो 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाता है। यदि उसमें उस रिंग में 5 मेंबर हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। यदि रिंग में 6 मेंबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरॉन। जैसे फ्यूरान हो गया, एक पायरान हो गया। तो शुगर यदि हमारा रिंग बनाता है तो शुगर में 2 रिंग पाए जाते हैं, एक 5 मेंबर का रिंग पाया जाएगा, एक 6 मेंबर का रिंग पाया जाएगा। जो 5 मेंबर का रिंग होता है उसका फ्यूरान नाम होता है, जो 6 मेंबर का रिंग होता है उसका पायरॉन नाम होता है।
तो यहाँ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में आप देख रहे हैं 5 नंबर का रिंग पाया जाता है। इसको हम लोग फ्यूरनोज शुगर भी बोलते हैं, इसको भी फ्यूरनोज बोलते हैं। और इनमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए एल्डोज शुगर भी हो गए। क्या हो गए? एल्डोज शुगर। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। नाइट्रोजनस बेस मतलब ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन पाया हो उसे नाइट्रोजनस बेस बोल देंगे। अब नाइट्रोजनस बेस जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्यूरीन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें डबल रिंग पाए जाते हैं और उसमें 9 मेंबर होते हैं। ये सिंगल रिंग इसमें पाया जाता है और 6 मेंबर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, याद करने का ट्रिक NCC CNC, फिर यहाँ NCN, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 6 मेंबर ही पाए जाते हैं NCC CNC, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। आप कार्बन एटम हाइड्रोजन लगा लीजिएगा जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरा होगी या नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं पूरा होगी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग हाइड्रोजन एटम को नहीं लगाएंगे कि हाइड्रोजन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है। आप जानते ही होंगे, इतना कि पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होता है, तो जहाँ पे उसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड रहती है सीधे एक हाइड्रोजन के साथ वो बैंड बना लेता है। जैसे यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, यानी कि एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो ये सब आप हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। इसका नाम होता है प्यूरीन, इसका नाम होता है पायरिमिडीन। इसमें नंबरिंग हम लोग इस साइड से करते हैं, इसमें नंबरिंग इस साइड से करते हैं। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, IPSC नॉमेनक्लेचर, वहाँ पे आप सीखिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग होता है। प्यूरीन में 9 मेंबर होते हैं, पायरिमिडीन में 6 मेंबर होते हैं। अब प्यूरीन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक साइटोसिन होता है, और एक यूरासिल होता है, एक थायमीन होता है। क्या? थायमीन होता है। एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, थायमीन हो गया। अब एडेनिन क्या होता है? यदि इसी प्यूरिन के 6वें कार्बन पे हम लोग एमिनो ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा? एडेनिन बन जाता है, यानी कि 6 एमिनो प्यूरिन हमारा क्या होता है? एडेनिन होता है। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं NCC CNC NCC, पहले सिंगल बॉन्ड बनाइए सब में, यहाँ डबल बना दीजिए क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होगी। 6वें कार्बन पे क्या कह रहा है? एमिनो ग्रुप लगाने के लिए, यानी कि कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड करिए 4। ये 6 एमिनो प्यूरिन हो गया। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6वें कार्बन पे ही आप एमिनो ग्रुप लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेनिन बोलते हैं। उसको हम लोग एडेनिन बोलते हैं। अब गुआनिन पे आते हैं। गुआनिन किसको कहते हैं? प्यूरीन के दूसरे कार्बन पे एमिनो ग्रुप और 6ठे कार्बन पे ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन लगा देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? गुआनिन, यानी कि 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरीन को गुआनिन बोलते हैं। NCC इसको याद करने का ट्रिक है, आराम से रहेगा। NCN है, सॉरी गलती हो जा रहा है, NCN यहाँ पे लगाएं लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएं, NCN है। तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल वन सिंगल वन सिंगल वन,
यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो क्या कह रहा है, दूसरे पे एमिनो ग्रुप लगाने के लिए, यानी कि ये हो गया। यहाँ तीसरे पे ऑक्सो लगाने के लिए यहाँ ऑक्सीजन लगा दिए। यहाँ पे एक बॉन्ड अब हटा देंगे क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या हो गया, 2 एमिनो 6 ऑक्सो को प्यूरीन बोलते हैं। अब आते हैं पायरिमिडीन पे। पायरिमिडीन हमारा 3 प्रकार के होते हैं जैसे हमने आपको बताया। एक होता है क्या, साइटोसिन, एक होता है यूरासिल, एक होता है थायमिन। अब साइटोसिन क्या होता है, साइटोसिन जो हमारा होता है वो एक मिनट बता रहे हैं। साइटोसिन, साइटोसिन हमारा जो होता है वह 2 ऑक्सो 4 एमिनो होता है। और यूरासिल क्या होता है, 2 4 डाई ऑक्सो को 2 4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन को क्या बोलते हैं, यूरासिल बोलते हैं। और साइटोसिन को क्या बोलते हैं, 2 ऑक्सो 4 अमीनो को 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडीन को क्या बोलते हैं, साइटोसिन बोलते हैं। यानी कि NC सिंगल वन 1 2 2 पे ऑक्सो ग्रुप, 4 पे अमीनो ग्रुप, इसको क्या बोल देंगे, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडीन को साइटोसिन बोल देंगे। और 2 4 डाई ऑक्सो, इस पे भी ऑक्सो, इस पे भी ऑक्सो, इस पे भी ऑक्सो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बालक, इसको हम लोग बोल देंगे क्या कहते हैं, यूरासिल। 2 4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन को क्या बोल देंगे, यूरासिल। अब इसी यूरासिल के 5वें कार्बन पे, ये जो 5वां कार्बन है, इस पे यदि हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको हम लोग बोल देते हैं थायामीन। मतलब 5 मिथाइल यूरासिल। यूरासिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको हम लोग बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, थायामीन। इसको हम लोग बोल देंगे थायामीन। अब हम लोग देखते हैं तो टोटल कितने नाइट्रोजिनस बेस हुए, एक हो गया एडेनिन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हुआ गुआनिन, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया साइटोसिन, एक हो गया थायमिन, एक हो गया यूरासिल। ऊपर के जो 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और इसमें से थायमिन को हटा दिया जाए, AGC प्लस U को ले लिया जाए, तो ये हमारा किस में होता है, RNA में होता है। मतलब डीएनए में AGCT होता है, RNA में हमारा AUGC होता है। डीएनए में जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है AGCT होता है, RNA में जो नाइट्रोजनस बेस होता है AUGC होता है। यानी कि डीएनए में हमारा थायामीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में हमारा यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए लैक यूरासिल। यूरासिल हमारा जो होता है मोस्ट रिएक्टिव बेस होता है। यूरासिल जो होता है हमारा मोस्ट रिएक्टिव बेस होता है, जिसके कारण आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है, क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में अब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए हमारा स्टेबल होता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि आरएनए वर्ल्ड में, हमारे इस संसार में डीएनए सबसे पहले नहीं आया था, सबसे पहले आरएनए आया था। आरएनए सबसे पहले आया तो हमको जेनेटिक मटेरियल आरएनए मानना चाहिए था ना, लेकिन हम लोग जेनेटिक मटेरियल आरएनए को ना मान के डीएनए माने। क्यों डीएनए माने, उसमें से एक रीज़न ये भी है क्योंकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए हमारा स्टेबल होता है, आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है। क्योंकि जो यूरासिल होता है बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव बेस होता है,
इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फिर हम लोग न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।